नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां एक युवती के साथ गैंगरेप हुआ। कार में नौकरी दिलाने के नाम पर गैंगरेप किया गया। आरोपियों ने, युवती के दोस्त ने आरोपियों से मुलाकात करवाई थी और युवती का दोस्त और गैंगरेप के तीनों आरोपी अब फरार बताए जा रहे हैं। मुरार थाना के आगरा झांसी हाईवे पर यह गैंगरेप किया गया। आपको बता दें कि ये ग्वालियर से आया पूरा मामला, जहां एक युवती के साथ कार में गैंगरेप किया गया। और आपको बता दें कि नौकरी दिलाने के नाम पर दोस्त ने ही कुछ लोगों से मिलवाया और उन्हीं लोगों ने उसकी अस्मत को तार-तार कर दिया। आरोपियों ने गैंगरेप किया। युवती के दोस्त ने आरोपियों से मुलाकात कराई थी और इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद से आरोपी समेत उसका दोस्त सभी फरार बताए जा रहे हैं। मुरार थाना के आगरा झांसी हाईवे पर गैंगरेप हुआ है और युवती के दोस्त ने आरोपियों से मुलाकात करवाई थी, जिसमें 4 आरोपी बताए जा रहे हैं और आगरा झांसी हाईवे पर यह गैंगरेप किया गया। नौकरी दिलाने के नाम पर युवती से दुष्कर्म। सुशील हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए, हमारे साथ बात करेंगे उनसे। और सुशील, अभी क्या डिटेल्स मिल पा रही है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में ये बैतूल की नर्सिंग कर चुकी छात्र जो युवती है, इसके साथ गैंगरेप हुआ है। दरअसल इस नर्सिंग कर चुकी युवती के साथ 2 साल पहले एक युवक की पहचान हुई थी, सोनू गौतम की। ये लड़की यहीं रह रही थी और उसके बाद इसे नौकरी की तलाश थी। इसी दौरान सोनू गौतम ने अपने 3 लोगों से इसका परिचय कराया, जिसमें नरेश राजपूत, मोहर सिंह त्यागी और लाल सिंह थे। इन तीनों के साथ ये तीनों कार में बिठाकर युवती को नौकरी दिलाने के नाम पर ले गए और उसके बाद हाईवे पर, झांसी आगरा हाईवे पर एक ढाबे के नजदीक इन्होंने कार रोककर बारी बारी से इसके साथ गैंगरेप किया तीनों ने। उसके बाद जब ये छात्रा ने शोर शराबा किया तो फिर आसपास ढाबे के गार्ड और कर्मचारी आए, तब जाकर ये तीनों आरोपी जो है इस छात्रा को, युवती को छोड़कर भाग निकले। इसके बाद किसी तरह से युवती देर रात मुरार थाने पहुंची और उसके बाद फिर इसने शिकायत की, जिसके आधार पर पुलिस ने 3 जो आरोपी हैं इनके खिलाफ नामजद दुष्कर्म और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। इसके साथ ही जो इसका साथी है सोनू गौतम, उसको भी इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। साथ ही इस मामले में और भी खुलासा हो सकता है, क्योंकि जो सोनू गौतम है उसके मोबाइल में कई और फोटो और प्रोफाइल मिले हैं, तो उसकी CDR एक्सपर्ट को जांच कराने के बाद इस मामले में और भी जानकारियां सामने आ सकती है कि आखिरकार सोनू गौतम ने इस युवती के साथ ऐसा किया क्या, और भी इस तरह की घटनाएं अंजाम दी गई है। साथ ही तीनों जो गैंगरेप के आरोपी है उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, केस भी दर्ज हो चुका है। तो पुलिस इस मामले में आगे और जांच कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए सुशील। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कन्याकुमारी रॉक मेमोरियल में ध्यान करने के संकल्प पर हो रहे विपक्ष के हमलों पर लक्ष्मण सिंह ने पलटवार किया। पूर्व CM और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह ने PM के ध्यान संकल्प का समर्थन करते हुए कहा कि PM को ध्यान लगाने पर भी आपत्ति करना एक विकृत मानसिकता का प्रतीक है। विपक्ष अपनी घबराहट प्रदर्शित कर रहा है और आपको ध्यान लगाने से कौन रोक रहा है? तो लक्ष्मण सिंह जो अब ऐसा बयान देने वाले, कोई पहली बार वो ऐसा बयान नहीं दे रहे हैं जो कांग्रेस के खिलाफ है या दिग्विजय सिंह के खिलाफ है। इससे पहले भी कई मौकों पर, लेकिन एक संतुलित विरोध उनका रहता है और इस पूरे मामले पर भी एक संतुलित विरोध उनका देखने को मिल रहा है और एक मंझे हुए सामाजिक व्यक्ति की तरह उनकी एक प्रतिक्रिया सामने आई है। लेकिन अब देखना यह होगा कि उनकी इस प्रतिक्रिया के राजनीतिक मायने कौन किस तरह से निकालता है। लक्ष्मण सिंह का स्पष्ट कहना है कि ये एक विकृत मानसिकता है यदि किसी के मेडिटेशन करने या ध्यान लगाने पर आप इस तरह की बातें करते हैं। शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी मौजूद है हमारे साथ। शैलेंद्र, अभी जिस तरह का लक्ष्मण सिंह का बयान आया, इससे पहले भी एक संतुलित विरोध कई बार वो कर चुके हैं इस तरह का, और यहां भी एक मजे हुए सामाजिक व्यक्ति की तरह एक विरोध उन्होंने किया है कि किसी के ध्यान या मेडिटेशन करने पर विरोध करना एक विकृत मानसिकता है। क्या सियासी मायने निकाले जा रहे हैं इस बयान के?
हाँ, देखिए बिल्कुल लक्ष्मण सिंह की अगर बात की जाए तो वो सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, वो दिग्विजय सिंह के भाई, लेकिन अपनी बात हमेशा बेबाकी से रखते हैं। वो बड़ी स्पष्टवादिता के साथ अपनी बात करते हैं और कोई भी ऐसा मुद्दा हो जहां पर कांग्रेस के नेता गलत होते हैं वो उन्हें घेरने से भी नहीं चूकते हैं। तो निश्चित ही लक्ष्मण सिंह ने जिस मुद्दे को उठाया है कि अगर कन्याकुमारी रॉक मेमोरियल में जा रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी तो क्या गलत है, अगर वो ध्यान लगा रहे हैं, ध्यान लगाने से कौन किसी को रोक सकता है। निश्चित ही उन्होंने कड़े शब्दों में भी कहा है कि ये विपक्ष की विकृत मानसिकता है। इसके साथ ही यह भी कहा है कि विकृत मानसिकता के साथ ही विपक्ष इस तरह घबरा क्यों रहा है, आखिर ध्यान लगाने से कोई किसी को रोक क्यों सकता है। निश्चित ही लक्ष्मण सिंह ना पहली बार बल्कि जहां तक कि टिकट्स के फैसले हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया का मामला हो या ऐसे कई बड़े मामलों पर मुखर होकर बोले। दिग्विजय सिंह भी अगर धर्म विरोधी बात आती है या हिंदू मुस्लिम से जुड़ी कोई बात करते हैं तो निश्चित ही लक्ष्मण सिंह का रुख बड़ा आक्रामक होता है और वो धार्मिक बात या सनातन की बात के साथ खड़े होते हैं। तो लक्ष्मण सिंह की एक जो सामाजिक बात है कि वो हमेशा स्पष्टवादिता, बेबाकी के साथ बात रखते हैं और गलत को गलत और सही को सही कहने में विश्वास रखते हैं। निश्चित ही कई बार यह भी स्थिति बनती है कि जब कांग्रेस के नेता से पूछा जाता है, नेताओं से बात की लक्ष्मण सिंह ने, तो वो भी उस बयान के केवल किनारा करते नजर आते हैं, लक्ष्मण सिंह का विरोध नहीं करते। क्योंकि लक्ष्मण सिंह जब भी नपा तुला और संतुलित बयान या संतुलित ट्वीट करते हैं और स्पष्टवादिता के साथ ऐसे मुद्दे पर बात रखते हैं ताकि मैं लौटा हूं शैलेंद्र आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह का एक बयान, एक पोस्ट हम देख रहे थे जिसमें उनका ये कहना है कि नरेंद्र मोदी अगर ध्यान लगा रहे हैं और कांग्रेस इसका विरोध कर रही है तो ये एक विकृत मानसिकता है। इस बयान पर सर क्या रिएक्शन देना चाहेंगे आप? मुझसे पूछ रहे हैं? जी, भूपेंद्र गुप्ता जी से। जी जी जी, नहीं, इस बयान में कुछ भी इतर नहीं है और ध्यान तो उन्होंने लगाया था 5-6 साल पहले, तो किसी ने तो कोई उनके ध्यान पर आपत्ति की नहीं है। जिस तरह से मोदी जी जो है पूरी दुनिया का मजाक उड़ाते हैं, बनाते हैं, उसी में कुछ लोग प्रतिक्रिया भी करते हैं। आप सोचते हैं कि कोई भी ध्यानस्थ व्यक्ति का है कि वो ये कहे कि गांधी को कोई नहीं जानता दुनिया में, 100 से अधिक देशों में उनकी मूर्तियां हैं। ब्रिटेन की संसद ने अपने संसद भवन में उनकी मूर्ति लगाई है जी। तो किसी मूर्ति को खंडित करके आप अपनी मूर्ति को स्थापित नहीं कर सकते, चाहे आप ध्यान करें या चाहे कुछ भी करें। और लोगों ने कभी कोई उनकी इन बातों का मजाक नहीं उड़ाया, ना इस पर कोई उनकी टिप्पणी की है। कहाँ से वो टिप्पणी उन्होंने लक्ष्मण सिंह किसके बारे में कह रहे हैं? क्या आपको इसके बारे में कोई जानकारी है? ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ध्यान पर विरोध अगर कांग्रेस करे तो ये विकृत मानसिकता है? पड़ी मुझे ये भी नहीं मालूम है जी, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने कभी उनके कोई टिप्पणी नहीं की। कांग्रेस का ये बेसिक मूल रूप से कैरेक्टर ही नहीं है कि किसी के जो है टांग खींचे या किसी के चरित्र पर हमला करे। कांग्रेस के पास तो एक से एक सूचनाएं थी, लेकिन उन सूचनाओं का क्या आप देखें कि पिछले इन 10 सालों के अलावा क्या कभी जो है किसी की पेंशन के खोरी का जो है मामला कांग्रेस ने उठाया क्या? किसी ने जो है क्रांतिकारियों के खिलाफ बीजेपी के नेता ने गवाही दी, उसको कांग्रेस ने उठाया क्या? किसी बीजेपी के नेता ने अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी कि हम जो है आपका सहयोग करना चाहते हैं आजादी के आंदोलन को कुचलने के लिए, इन मुद्दों को कांग्रेस ने क्या कभी अपने कैंपेन का मुद्दा बनाया? आप ये कांग्रेस की उपलब्धियां बता रहे हैं या कमजोरियां? ये कमजोरियां नहीं है, ये जो है देश के निर्माण की जो परिस्थिति होती है उसमें स्थापित मूर्तियों को तोड़ने का काम करने वाले लोग मूर्ति भंजक कहलाते हैं। ये पार्टी मूर्ति भंजक है, ये बनी बनाई मूर्तियों को तोड़ने, उन्हें तिरोहित उनका विसर्जन करने में विश्वास करती है और इसीलिए जो है ये चरित्र हनन का राजपाल सिसोदिया जी हमारे साथ भूपेंद्र जी जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। एक रिएक्शन उनका भी ले लेते हैं। राजपाल जी, बहुत स्वागत है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। लक्ष्मण सिंह जो कि दिग्विजय सिंह के भाई हैं, वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस नरेंद्र मोदी के ध्यान लगाने का विरोध कर रही है तो एक विकृत मानसिकता है। इस पर क्या रिएक्शन देना चाहेंगे सर? अब वो कांग्रेस के नेता है और कांग्रेस के लिए कह रहे तो सही कह रहे होंगे, तो वो कांग्रेस के अंदर है। हम तो कांग्रेस को बाहर से देख रहे हैं। भूपेंद्र जी कांग्रेस के अंदर है, लक्ष्मण सिंह जी कांग्रेस के अंदर रह के काम कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी के वो भाई है, मुख्यमंत्री रहते हुए 10 साल तक उन्होंने भी मलाई खाई है, मध्य प्रदेश का वंटाधार किया है। तो वो कांग्रेस के बारे में कांग्रेस का नेता अगर कोई बात पूछता है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि वो सच ही बोल रहा हूँ। मैं खुद की बात आज मान लो मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ बोलूंगा
तो मैं मेरे अपने अनुभव के आधार पे बोलूंगा ना, मेरी पार्टी के बारे में मैं बोलूंगा अगर, तो मैं मेरे अनुभव से और मैंने जो किया है, देखा है, समझा, वो बोलूंगा। तो लक्ष्मण सिंह जी अगर उनकी पार्टी के चरित्र के बारे में बोल रहे हैं, उनके नेताओं के चरित्र का चित्रण कर रहे हैं, तो उन्होंने जो वहाँ पाया होगा वही वो बोल रहे हैं, जो उन्होंने देखा होगा। पहले भी ऐसे बहुत सारे कांग्रेस के नेता हुए जिन्होंने पार्टी के बारे में बोला, बाद में पता चला वो बीजेपी में आ गए। लक्ष्मण जी से भी कोई बातचीत चल रही है क्या? देखिए, अगर उनको मोदी जी की रीति नीति ठीक लग रही है और उनको जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रति पंच निष्ठाओं में अपनी निष्ठा प्रदर्शित करने का मन हो रहा हो, तो अब उनके मन की तो मैं नहीं कह सकता हूँ। पर भारतीय जनता पार्टी का जो दीनदयाल परिसर में कार्यालय है, उस कार्यालय में 24/7 निष्काल से सदस्य बनाने की व्यवस्था है। वहाँ कोई गेट नहीं है। हमारे यहाँ 24/7 हमारी विचारधारा से के प्रति जो समर्पण का भाव रखता है, उसका कोई क्या दिक्कत है? लेकिन भूपेन गुप्ता जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने इस तरह की कोई बात कभी की नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कितने ही काम कर डाले, मूर्ति खंडित तक की बात उन्होंने उठाई, लेकिन उस पर कभी कांग्रेस पार्टी ने आवाज नहीं उठाई। तो ये ध्यान पर क्यों उठाएंगे? भूपेन जी और लक्ष्मण सिंह जी में ज्यादा अंतर नहीं है। लक्ष्मण सिंह जी जो बोल रहे हैं ना, ऐसे ही भूपेन जी भी अब क्या है कि बहुत लंबे समय से प्रवक्ता है, तो बोलते बोलते अब वो अभी कह रहे थे कि अंग्रेजों के खिलाफ चिट्ठी, अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी भारतीय जनता पार्टी ने। अरे भाई, 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, 6 अप्रैल 1980 को। तो मुझे लगता है भूपेन जी को भी किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। बहुत समय हो गया उनको भी प्रवक्ता के रूप में बात करते करते। 6 अप्रैल 1980 को जो पार्टी बनी है, वो कहाँ से चिट्ठी लिख देगी साहब अंग्रेज को आजादी के आंदोलन में? क्या मतलब मानसिक दिवालियापन है? मतलब पप्पू से लगा के तो नीचे तक सारा ही मामला गड़बड़ है कांग्रेस का। समझ में नहीं आ रहा ये बोलते क्या है, इनको समझ में नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की राजपाल जी, आप भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, आप भी थोड़ा सा शब्दों को चयनित करके बोलिए। आप भी एक अच्छे प्रवक्ता हैं, बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं। भूपेन गुप्ता जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह के सीधे आरोप लगा रहे हैं? तो नहीं, ये तो एक्चुअली क्या है, ये जानकारियों के अभाव के कारण इस तरह के बयान बीजेपी के नेता देते हैं। इन्हें मालूम नहीं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनके कौन थे, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी। इन्हें पता नहीं कि सावरकर जी कौन थे। क्यों तस्वीरें लगाते हो? अगर उनको डिसोन कर रहे हो और कह रहे हो तो 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी और इन नेताओं को डिसोन कर रहे हो, तो डिसोन कर रहे हो तो बोलो कि इनसे कोई संबंध, उनकी फिर मूर्तियां क्यों लगाते हो? क्यों माला फूल चढ़ाने जाते हो? जब उनके जो है वक्तव्यों को आपको डिसोन करना है और आप कह रहे हो कि हमारा जो है मानसिक विचलन हो गया, भर्ती कर दें अस्पताल में, वो ठीक बात है, आपको अपनी बुद्धि के हिसाब से आपने बयान दिया। लेकिन क्या इन्हें डिसोन करोगे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी आपके कोई नहीं थे? क्या जो है अटल जी आपके कोई नहीं थे? क्या सावरकर जी आपके कोई नहीं थे? बोलो कि हमारे कोई नहीं थे, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम अपने शब्द वापस ले लेंगे, माफी मांग लेंगे। बोल दो कि आपके कोई नहीं थे। लक्ष्मण सिंह जी ने यह भी बात कही है कि विपक्ष अपनी घबराहट प्रदर्शित कर रहा है, ये ध्यान का विरोध करके, और आपको ध्यान लगाने से कौन रोक रहा है, ये भी उन्होंने कहा है। बहरहाल उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पर समय निकालकर बातचीत करने के लिए, अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, काउंटिंग की रणनीति भारतीय जनता पार्टी बनाने के लिए 1 जून को एक बैठक करने वाली है। दरअसल एक नहीं, कई बैठकें यहां पर होनी हैं और एक ही दिन में 3 अलग अलग बैठकें होनी हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव प्रभारी की ये बैठक होगी और इस बैठक में चुनाव प्रबंधन की अलग अलग ये बैठक होनी है और विस्तारकों की काउंटिंग से पहले ये बैठक होगी। चुनाव में व्यस्त बीजेपी के नेता वर्चुअली इस बैठक से जुड़ेंगे और इस चुनाव की रणनीति को लेकर जो काउंटिंग के लिए बनाई जा रही है उस पर बात होगी। शैलेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। शैलेंद्र, 1 तारीख को 3 अलग अलग बैठकें बुलाई गई हैं, कहां पर, कैसे और कौन कौन इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले, क्या है डिटेल्स अपने पास? हाँ, देखिए, बिल्कुल लोकसभा चुनाव को लेकर अब मतगणना का समय नजदीक आ गया है। 4 जून को मतगणना होनी है। उसके पहले बीजेपी भी अपनी जो लोकसभा चुनाव की जो सभी सीटों को लेकर जो मतगणना एजेंट बनाए गए हैं, जो टेबल पर काउंटिंग जब होती है तो बैठते हैं। इसके अलावा लोकसभा चुनाव प्रभारी, विस्तारक और जो मैनेजमेंट को संभालते हैं, उन सबको बुलाया गया है। 3 अलग अलग बैठकें होगी। इस बैठक में हर लोकसभा के हिसाब से रणनीति बनाई जाएगी। कितने लोग काउंटिंग टेबल पे होंगे,
के काउंटिंग पे किस तरह नजर रखना है। एक वार रूम बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी होगा। तो ये सारी चीजों को लेकर बातें होगी, चर्चा होगी कि किस तरीके से मैनेजमेंट करना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। कई बार क्या होता है कि ईवीएम खराब है तो उसको लेकर प्रशिक्षण भी दिया जाता है कि अगर वहां पर काउंटिंग में कोई गड़बड़ आ रही है तो उसको लेकर कहां शिकायत दर्ज करानी। तो ये सारी व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा होगी। इसी तरह कांग्रेस बैठ के कर रही है तो वैसे ही बीजेपी भी जो अपनी रणनीति है ताकि कहीं भी काउंटिंग में कोई दिक्कत ना आए और किसी भी तरह का अगर गतिरोध हो, कहीं पर ईवीएम में कुछ गड़बड़ हो तो उसको लेकर भी कि यहां पर काउंटिंग में गड़बड़ निकल रही तो तुरंत नीचे प्रभारी से लेकर जो इनके मैनेजमेंट मतगणना स्थल से लेकर सब जगह तक जानकारी देना, ये सारा प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इसको लेकर ये दिन भर बैठ के चलेगी। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक होगी, इसमें सभी प्रमुख नेता प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हो, संभवतः सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी बैठक में पहुंचेंगे। इसके अलावा जो लोकसभा चुनाव प्रभारी है, उप प्रभारी है और जिन्हें प्रमुख जिम्मेदारियां दी गई है, संगठन महामंत्री हितानंद यहां मौजूद रहेंगे। ये सभी बड़े नेता नीचे जो अपने ग्राउंड लेवल तक के कार्य करता है उनको जो मैसेज देना है प्रशिक्षण को लेकर और मतगणना पे किस तरह नजर रखना है वो सारी जानकारी देंगे। बिल्कुल, और नजर बनाए रखिएगा आप, डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे आगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और गरियाबंद में मजदूरी में कटौती से नाराज मनरेगा मजदूरों ने हंगामा किया। दरअसल सैकड़ों ग्रामीणों ने यहां जमकर प्रदर्शन किया और नाराज ग्रामीणों ने रोजगार सहायक के खिलाफ मोर्चा खोला। मनरेगा से निकालने का भी आरोप लगाया। फिंगेश्वर ब्लॉक के ग्राम पंचायत रोबा के ये मजदूर बताए जा रहे हैं। फिंगेश्वर ब्लॉक के ग्राम रोबा में रोजगार गारंटी के तहत काम चल रहा है, लेकिन यहाँ ग्रामीणों को शिकायत यह है कि जितना वो काम करते हैं उतना उन्हें दाम नहीं मिलता। यही वजह है कि तमाम ग्रामीण नाराज हैं और कहीं न कहीं इनकी नाराजगी सामने नजर आ रहा है। इनका कहना है कि अगर एक हफ्ता अगर ये काम करते हैं उन्हें 3 दिन का ही पैसा दिया जाता है और जिस तरह से जो काम करते हैं उतना दाम इन्हें नहीं मिल रहा है। 100 रुपए के हिसाब से इन्हें कभी पैसा मिलता है तो कभी 140 रुपए के हिसाब से पैसा मिलता है, जबकि सरकार ने इन्हें काम देने के लिए जो काम चालू किया है उसका हक इन्हें नहीं मिल रहा है। नाराज ग्रामीणों ने न्याय की गुहार लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, जब इस बात को लेकर ग्रामीण सामने आते हैं तो इन्हें सीधे तौर पर यह कह दिया जाता है कि आज आप काम नहीं करोगे। एक परिवार ने हमें यह बताया कि जब इसका विरोध किए तो उन्हें यह कह के उन्हें काम से निकाल दिया गया कि आज आप काम नहीं कर सकते। कुल मिलाकर ये कहें कि रोजगार गारंटी के तहत जो काम चल रहा है इस काम से ग्रामीण संतुष्ट तो हैं, लेकिन जितना काम ये कर रहे हैं उतना दाम इन्हें नहीं मिल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। और कसडोर विधायक संदीप साहू डायरिया प्रभावित बलौदी गांव पहुंचे। बलौदी और जारा गांव में डायरिया से 2 लोगों की मौत हो चुकी है और गांव की कई गलियों में अभी भी गंदा पानी बह रहा है। पलारी ब्लॉक में अब तक 50 से ज्यादा लोग डायरिया का शिकार हो चुके हैं। 18 लोगों का अभी भी पलारी स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। और आपको बता दें कि विधायक संदीप साहू ने इलाके का दौरा किया और इस डायरिया के प्रकोप से क्षेत्र को कैसे बचाया जाए इसके लिए क्या प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। जहां एक तरफ अभी 50 डायरिया के मरीज सामने आ चुके हैं, इसमें अब तक 18 मरीजों का अभी भी इलाज चल रहा है। बलौदी जारा में विधायक ने दौरा करके इसका जायजा लिया। और अब 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। एमपी में मतगणना की रणनीति बनाएगी बीजेपी। 1 जून को भोपाल में बीजेपी की होगी बड़ी बैठक। सागर